नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का रेलवे का समान विज्ञान। दोस्तों, इसमें टोटल आपको मिलेगा 3790 प्लस क्वेश्चन और ये 1996 से 2024 तक अपडेट है और इसमें TCS क्वेश्चन भी कवर किया गया है। अगर आप लोग रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग अगर LP टेक्नीशियन या रेलवे किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार या दो बार अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। इसमें टोटल फिजिक्स का 500 प्लस क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग 250 क्वेश्चन का जो है निचोड़ करेंगे, नहीं अच्छे तरीके से सलूशन करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग केमिस्ट्री भी करने वाले हैं और जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी का मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो बायोलॉजी का वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को इस बुक का PDF चाहिए डेमो तो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या ये बुक आप ऑनलाइन के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। और जितने भी साथी नए हैं वो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। तो 1000 लाइक जो है जल्दी से आप लोग इसको पूरा कीजिए। और नए साथी जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो का जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके आप लोग रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन टोटल जो है आपको 501 क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान, इसका सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। यानी तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, थर्मोस्टेट कहलाएगा। थर्मोस्टेट जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों ये 8 ऑप्शन वाला ये NTPC 2016 में एग्जाम हुआ था जिसमें 8 ऑप्शन था। तो इसका आंसर यानी थर्मोस्टेट हो जाएगा जो कि तापमान को व्यवस्थित करता है। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर इसको रिवीजन करके जाइएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है। यानी ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए नीचे ऑप्शन डी में दिया गया है रेफ्रिजरेटर, जो कि ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल को वाष्पीकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन किया है कि देखिए जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती है, इसका क्या कारण है? यानी जल की बूंदें जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है ये इंद्रधनुष बनता है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त शब्द LHC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? LHC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइजर, लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइजर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी के मान की खोज किसने किया था? तो कैपिटल जी का मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान दिया था, जो कि किस ऑप्शन में है? चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने जो है कैपिटल जी का मान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यानी जो हथौड़ा ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें क्या ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा, यानी ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बाएं हाथों में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में दिखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, यह किस घटना के कारण होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पार्श्व व्युत्क्रम कारण, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे जो है दाएं हाथ में अगर वो कोई पेन रखा हुआ है तो प्रतिबिंब में जो है उसको बाएं हाथ में इसका प्रतिबिंब जो है दिखाई देगा, तो ये पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पे द्रव्यमान जो है 0.5 है, गुने भी कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 4, इसको उड़ाइए, 10 नीचे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होती है, यानी जब साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा उस समय स्थितिज नहीं होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, बाकी जो है ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन ये उसमें रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि जब एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह झुकता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो यह झुकेगा, तो जब विरल माध्यम में जाएंगे दोस्तों तो ये समान से दूर और गति बढ़ जाएगी, यानी विरल माध्यम में जाएगा तो समान से दूर जाएगा और इसका गति जो है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि LP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि 333 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है, इस प्रकार 333 मीटर की दूरी 1 सेकंड में किसके द्वारा तय की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विक्षोभ के द्वारा, यानी 333 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है, ये किसके द्वारा, तो ये विक्षोभ के द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसे जड़त्व कहते हैं, यानी अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, ये जड़त्व का नियम है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जब एक संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है, यानी एक संकुचित स्लिंग को छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओम के नियम के अनुसार यदि धारा I बढ़ती है विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा, यानी धारा बढ़ेगा और विभवांतर स्थिर है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों इसका प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, यानी V बराबर होता है दोस्तों V बराबर IR, और हमसे पूछा है कि ओम के नियम के अनुसार धारा I बढ़ती है, यानी I को अगर बढ़ाएंगे और विभवांतर को समान रखेंगे तो विभवांतर को समान रखेंगे तो पूछा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दोस्तों ये घट जाएगा, यानी प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कूलम के नियम क्या कहता है, कूलम का नियम क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन सा है, तो हेडलाइट पूछा है, तो हेडलाइट में जो है ये अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी वाहनों के हेडलाइट में जो है ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट कौन सा एक प्रकाशहीन वस्तु है, कौन एक प्रकाशहीन वस्तु है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चांद जो है एक प्रकाशहीन वस्तु है, क्योंकि चांद के पास प्रकाश नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कैसा है मात्रक सभी लोग को पता है, तो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश कैसा है मात्रक कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा बीच के संबंध को दर्शाता है, यानी गति का दूसरा समीकरण के बारे कराए के बीच संबंध का दर्शाइए। तो चलिए इसको हम लोग फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। भी बराबर दूसरा फार्मूला होता है नहीं, गति के दूसरे नियम का फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या रूल होता है कि यानी यू को आपको जीरो लेना है और ए को आपको जीरो लेना है, जो बाकी रहेगा वही जो है गति की समीकरण हो जाएगा। तो बाकी एस यानी दूरी विस्थापन हो जाएगा, एस विस्थापन हो जाएगा और टी जो है उस समय हो जाएगा, यानी टी समय हो जाएगा। तो जो गति का दूसरा नियम है उसमें विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो विस्थापन और समय कहाँ पे है, देखिए इसमें नहीं है विस्थापन और समय। तो विस्थापन और समय देखिए यहाँ पे, यानी विस्थापन को ही स्थान कहते हैं, तो स्थान और समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थान और समय के बीच जो है वो संबंध दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, ठीक है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। और जे का मान यहाँ पे दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कराए जब एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य क्या हो जाएगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा कार्य बराबर mg(h) हो जाएगा। m का मान है 0.1 और गुरुत्वाकर्षण g का मान है 9.1 और h का मान है 2। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, फिर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 जाएगा और यहाँ पे 98 दूनी 98 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 को 19 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1.96 हो जाएगा। 1.96 जूल इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1.96 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व को व्याख्या किया था। देखिए कौन सा भौतिकविद उत्प्लावक बल के अस्तित्व को व्याख्या किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आर्किमिडीज, यानी आर्किमिडीज ने जो है ये उत्प्लावक बल का सिद्धांत दिया था। चलिए दोस्तों थोड़ा सा गला जो है हाथी हो रहा है, सर्दी हो गया इसलिए गला फंस रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सी एक सतही घटना है, कौन एक सतही घटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस पूरे बुक का सलूशन हो तो आप लोग इसको अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोग को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब सभी लोग करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, यानी किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2d है तो यह होगा। अगर +2d रहे तो यानी +1 या 2 या 3d रहे तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ये उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधियों की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर, यानी 12 से लेकर 17 ओम मीटर तक होता है विद्युत रोधियों का प्रतिरोधकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, यानी कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। सेल या बैटरी जो है विभवांतर यानी वोल्ट बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। तो शक्ति की इकाई होता है दोस्तों ये हॉर्स पावर, यानी हॉर्स पावर शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा होता है दोस्तों ये एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, कौन एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दिल का धड़कना एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है,
यानी एक स्वैच्छिक कार्रवाई दिल का धड़कना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, यानी F बराबर क्या होता है। तो बल का दूसरा समीकरण होता है F बराबर ma, यानी ये फार्मूला है जो कि बल का दूसरा समीकरण न्यूटन के दूसरे समीकरण का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो काम करने की क्षमता को अगर पूछे तो ये ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पे दर रहे, काम करने की दर की क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। दर रहे तो शक्ति और क्षमता रहे तो ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है क्षमता तो ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, करा कि संकेत निम्नलिखित दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं, ये जो संकेत है इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको विद्युत बल्ब कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं। चलिए अगला है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो तापमान होगा 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों क्या कहेंगे। तो ये हो जाएगा यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उच्च तापमान के कारण जो है सितारों में प्लाज्मा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन जो है ये शून्य हो जाएगा, यानी तय की गई दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसने बताया कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी किसे ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं, ये ऊर्जा है। ऊर्जा को ना आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी रबर बैंड में जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2D की क्षमता है, ठीक है। तो लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई क्या हो जाएगी। तो लेंस की किस्म पूछा है और इसकी फोकस लंबाई पूछा है। तो इसकी फोकस लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर +2D है तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी क्षमता बराबर होता है, क्षमता बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्षमता बराबर 1/D तो हो जाएगा 1/2, और जब 2 से इसको भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी D बराबर क्षमता बराबर 1/D होता है और इसका मान दिया हुआ 1/2, तो 2 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर आएगा और प्लस में है तो इसलिए ये उत्तल हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, यानी कारों के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का जो है उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ये किस पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी समान आकार का ही बनेगा, लेकिन यह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट का विभवांतर लागू किया जाता है। तो तार में 1 एम्पियर करंट प्रवाह होती है। देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, V बराबर IR होता है। V का मान 2 दिया गया है और I का मान 1 दिया गया है और R का मान हमसे पूछा है, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन
बी हो जाएगा 2 ओम। चलिए, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शुष्क सेल पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, और ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी जो है 2 मीटर हो? यदि उनके बीच की दूरी अगर 2 मीटर है तो आकर्षण बल पूछा है, तो आकर्षण बल जो है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1.66.75 गुने 10⁻−10 न्यूटन होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। इससे पहले आपको बताए थे, यानी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर में रहेगा, जो वस्तु गति में है वो गतिशील रहेगा, तो इस प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जड़त्व। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ फ्लोरेंस ट्यूब में उपस्थित गैसों की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये कौन सा गैस है, यानी कौन सा पदार्थ फ्लोरेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग का चमकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है एक विशेष रंग का चमक होता है प्लाज्मा में, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, यानी किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गति कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कारण जो है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि जो है एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? तो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? देखिए त्वरण का फॉर्मूला लिखा है तो भी अंतिम वेग माइनस u/t, ये त्वरण का फॉर्मूला है। अंतिम वेग 10 है और प्रारंभिक 5 है, टाइम 5 सेकंड लग रहा है, तो 5/5 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण पूछा है तो प्रति स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो अगर वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस पर जो किया गया कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए कार्य भी शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र दोस्तों यह उस खोखले गोले के केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, यानी खोखले गोले का एक केंद्र है जो कि गोलाकार दर्पण का एक भाग है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी दर्पण का जो मध्य वाला भाग होता है ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, यानी किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई की अपेक्षा समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, तो इसका कारण क्या है? चलिए तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा कारण, यानी जो संकुचित स्प्रिंग होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा कारण जो है समान से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, संकुचित होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, किसमें? तो स्प्रिंग में। चलिए किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को दोस्तों द्वारक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रियर व्यू दर्पण के रूप में, यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जबकि टॉर्च में, शेविंग दर्पण में या और हेडलाइट में इस सभी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए किसी गोलाकार दर्पण का मुख
फोकस क्या होता है, यानी कोई गोलाकार दर्पण है उसका मुख्य फोकस क्या है। तो यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रतिबिंब होने के बाद यानी पारित होती है या मुख्य बिंदु से इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है, यानी ऑप्शन इसका दो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम, यानी बल की परिभाषा न्यूटन गति के दूसरे नियम से व्याख्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है, यानी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग, यहाँ पे पूछा है ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाता है उसे हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उत्प्लावक बल कहते हैं। अगर किसी चालक या प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध आधा करने से उसमें जो प्रभाव होगा वो आधा हो जाएगा, यानी उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को दोस्तों ये प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का इकाई। तो शक्ति का इकाई वाट होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगा, यानी अवतल दर्पण है अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, यानी सबसे छोटा यानी बिंदु आकार का इसका जो है वो प्रतिबिंब बनेगा, यानी केंद्र पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित बनेगा, यानी बहुत ही संकुचित यानी छोटा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वास्तविक मतलब उल्टा बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी क्या गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा। तो कार्य अगर शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा, कार्य अगर शून्य है तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा। तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लगातार या एकाधिक डैश कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, यानी लगातार या एक से अधिक बार जो ध्वनि सुनते हैं प्रतिध्वनि सुनते हैं किस कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कारण। किस कारण। तो परावर्तन कारण जो है वो लगातार किसी ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि v/i का मान एक नियंतांक है तो इसका यानी इसे क्या कहते हैं। तो अगर v/i का मान अगर नियंतांक है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी इसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी v/i बराबर r होता है तो ये प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा कार्य बटे समय। चलिए नेक्स्ट है तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होता है, यानी तार की लंबाई अगर दोगुनी करेंगे तो एमीटर का रीडिंग जो है किस प्रकार जो है प्रभावित होगा। तो एमीटर जो है वो आधी हो जाएगी, रीडिंग जो है एमीटर का वो आधी हो जाएगी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए किसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी किसका कोई इकाई नहीं होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए सापेक्ष घनत्व जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट, सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो ये गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गतिज ऊर्जा में, यानी जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी वस्तु की प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो लागू होगा। करा किसी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी वस्तु की प्रतिबिंब
प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो लागू होगा। चलिए, इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु आकार से बड़ा बनेगा और ये अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसमें परिवर्तन करके आप किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तापमान है, यानी तापमान बढ़ाने से किसी भी पदार्थ का अवस्था आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो स्थिति से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन इसका डी यानी 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 16 हर्ट्ज से यानी 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पे किलो लगा दिया है, तो यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और हम लोग पढ़ते हैं जो अन्य किताब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यानी किलो लगा दिया है तो इसीलिए 20 हो जाएगा, यानी 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। आप या 16 ले सकते हैं या 20 भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है। तो ये सभी लोग जानते हैं, ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों एक जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। चलिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी स्मॉल जी का मान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न या 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी तरंगदैर्ध्य कहते हैं, बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम से दर्शाया गया है। तो ये जो नियम है गति का तीसरा नियम, यानी जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है, यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा जो कथन है वो गलत दिया गया है। चलिए, प्रथम कथन है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है, यानी कैपिटल जी जो है चंद्रमा का कैपिटल जी और पृथ्वी कैपिटल जी का जो मान है बराबर होता है। चलिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यानी ऑप्शन कर रहा है सिर्फ, और सी जो है ये गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है, कैपिटल जी का मान। तो यहाँ पे करा ये सही है। नेक्स्ट जो करा कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई 2 वस्तु जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, यानी 2 वस्तु है और दोनों का जो मान है 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण बल जो है 26.2 एंड 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन होता है, ये भी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। दोस्तों ये गलत है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ये सभी जगह समान है और ऊपर के हिस्सा यानी ऊपर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा, लेकिन सभी जगह है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। बल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट कौन अधिक काम कर सकता है, यानी ऑप्शन दिया गया है और करा इनमें से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इसमें हो जाएगा, यानी बंदूक की एक चली हुई गोली जो है सबसे अधिक काम करेगा, यानी इसका वेग जो है सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो है अधिकतम जो होता है ये निर्वात में, अधिकतम निर्वात में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 सेकंड के प्रतिरोध
1000 ओम के प्रतिरोधक पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है। तो सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा पूछा है, यानी हीट पूछा है, ताप की मात्रा पूछा है। तो हीट बराबर यानी एच बराबर होता है I² RT, ये फॉर्मूला होता है I² RT। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग पहले जो है एम्पियर की मात्रा यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एम्पियर की मात्रा निकालने के तो एम्पियर का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। V का मान कितना है तो 50 वोल्ट है, और R जो है वो 1000 है। R की मात्रा जो है 1000 है। तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, यानी 1/20 हो जाएगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/20 एम्पियर हो जाएगा। 1/20 एम्पियर यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए एम्पियर की जो मात्रा निकाले हैं एम्पियर की, ये 1/20 एम्पियर, यानी विद्युत धारा का जो मान निकाले हैं I का मान 1/20 एम्पियर निकाल लिए हैं। फॉर्मूला होता है I² RT, एस बराबर I² RT होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/20 × 20। R की मात्रा कितना है तो R की मात्रा दोस्तों 1000 है, 1000 है, और T का मात्रा जो है 10 सेकेंड है। तो यहाँ से भाग दे दीजिए, 0 से 0 2 0 खत्म, 2 5 10 और 2 5 10, यानी 5 25, 25 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 25 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर डैश होता है, जो लागू बैटरी की यानी बैटरी का वोल्टेज के डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का संभावित अंतर समान होता है। यहाँ पे समान हो जाएगा, समान होता है, जो लागू बैटरी के वोल्ट के बराबर होता है, यानी जो लागू बैटरी के वोल्ट के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत महीन कण मुख्य रूप से वायुमंडल में डैश प्रकाश बिखेरते हैं। जो बहुत महीन कण है वो वायुमंडल में किस प्रकार के प्रकाश बिखेरते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नीला प्रकाश बिखेरते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, कौन सा कथन कह रहा है कि गलत कथन है, कौन सा कथन वो गलत है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन था जो इससे पहले आपको बताए थे। सेम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर 1/6 होता है। ये कथन जो है ये गलत है, यानी ऑप्शन इसका सी जो है वो गलत है, यानी आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो दिया गया था कथन, ये सी गलत था। तो इसका आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पूछा है। तो फोकस बराबर 1/, यानी फोकस बराबर 1/, क्षमता होता है डी होता है। तो फोकस का मान दिया गया है, एफ का मान दिया गया है, तो क्षमता हमसे पूछा है, तो 1/, एफ हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो 3.33 आएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी इसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 पर लिखेंगे, और 100 जब भाग देंगे यानी 130 से भाग देंगे तो 3.33 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मुक्त गिरावट के दौरान उसके मार्ग में किसी भी बिंदु पर निम्न से क्या कम होता है। तो जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं तो उसमें क्या जो है वो कम होता है। तो इसमें संभावित ऊर्जा जो है वो कम होता है, संभावित ऊर्जा जो है ये कम होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण दोस्तों ये होता है व्यतिकरण, ये होता है व्यतिकरण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुवीय कीचड़ को डैश कहते हैं। तो प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुवीय ध्रुव को दोस्तों क्या कहेंगे। तो ये हो जाएगा ध्रुवीकरण कहते हैं, ध्रुवीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चर चुंबक क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह की उत्पादन प्रक्रिया डैश कहा जाता है। चर चुंबक क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह की उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो विद्युत चुंबक प्रेरणा कहते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन किसी कार्यक्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, यानी किसी कार्यक्षमता के कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। तो इसे पैकिंग कार्यशीलता कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है।
नेक्स्ट है काम करने और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? काम करने और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो इसे शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी शक्ति कहते हैं। चलिए, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव को क्या कहते हैं? तो इसे आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 2031 से 2032 तक जो है वो 8 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की संभावना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट एक और बुक आने वाला है जो कि रामबाण साइंस का, उसका भी मास्टर वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो रामबाण का भी जल्द ही आप लोग का मास्टर वीडियो मिलने वाला है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरल यानी जल के गैस यानी जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? जल से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों यानी वेग बट्टे समय। वेग बट्टे समय होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वेग बट्टे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पावर माइनस 21 ये किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 पावर माइनस 21 जो है ये किसका मान है? तो ये जेप्टो का मान है। जेप्टो का मान 10 पावर माइनस 21 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो क्रिस्टियन हॉर्जेंस ने प्रकाश तरंग, यहाँ पे हग्यूएंस होना चाहिए, गॉब होना चाहिए, यानी हगेंस था। ये प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत था क्रिस्टियन हाइगेंस होना चाहिए, यहाँ पे हाइगेंस दिया गया है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस उपकरण के द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड यानी परिनालिका और टोरेनाइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सिक्रोट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, देखिए बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े थे। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। ऑप्शन इसका भी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। नेक्स्ट है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अपक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है? तो अपक्रिया के दर का प्रकाशन जो है ये दर संबंधी नियम कहलाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दर संबंधी नियम। चलिए, करा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। तो ये जो कथन है दोस्तों ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है, यानी किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए कुल बल के बराबर होता है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भारी जल। यानी भारी जल जो है एक पूर्ण विद्युत अपघटन के लिए निर्मित होता है और यह जो है ये नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी विद्युत नियंत्रक के रूप में भी भारी जल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लंबी दूरी को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबन विधि। लंबी दूरी को मापने के लिए लंबन विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा? यानी करा कि दिए गए दो माध्यम में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। तो दोस्तों 90 डिग्री होने पर जो है यह जो है क्या कहलाएगा? तो क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्रांतिक कोण कहलाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभव स्थिरक
यानी स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो दोस्तों ये जेनर डायोड का, ऑप्शन डी हो जाएगा। जेनर डायोड का जो उपयोग है ये व्यापक रूप से किया जाएगा, जेनर डायोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस यानी परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो अनियमित प्रतिरोध को मापने के लिए जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो समान ऊर्जा वाली जो कक्षाएं होती है ये डिजनरेट दर्शाती है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं जो है ये डिजनरेट दर्शाते हैं, डिजनरेट दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो जो विद्युत क्षेत्र है दोस्तों ये विद्युत फ्लक्स के मान, यानी विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बल वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? यानी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आरोपित बल जो है ये भार कहलाता है, ऑप्शन बी भार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने और ढकने के लिए किया गया कार्य, यानी ढकने के लिए कार्य करने वाले छद्म बल को कहते हैं। तो छद्म बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अपकेंद्री बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन कौन सा भौतिक क्रिया कहलाती है? वाष्प से द्रव बनना ये कौन सी भौतिक क्रिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अपक्षेपण, यानी वाष्प से द्रव बनना अपक्षेपण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यानी TIR का फुल फॉर्म पूछा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि तनाव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो तनाव बराबर होता है दोस्तों ये बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नियम विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक नियत होता है। डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, समविभव कहते हैं, ऑप्शन डी। चलिए दो दोलन पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो दोलक के आयामों में हुई वृद्धि कहलाती है। तो दोलक के आयामों में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये अनुनाद कहते हैं, ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है इस दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर जो है नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश होती है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बढ़ती है, यानी दो सतहों की सापेक्ष गति बढ़ती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या होता है? सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या होता है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो दोस्तों ये टिंडल प्रभाव हो जाएगा। टिंडल प्रभाव जो है ये धूल और हवा के धुरी के कारण प्रकाश का फैलाव करती है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और डैश से उत्पाद हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है ये आवृत्ति के द्वारा, ध्वनि की गुणवत्ता आवृत्ति के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आवाज़ कहते हैं, ऑप्शन ए आवाज़ कहते हैं। चलिए स्लाइडिंग घर्षण स्टैटिक घर्षण से डैश होता है, यानी स्लाइडिंग जो घर्षण होता है वो स्टैटिक घर्षण से क्या होता है? तो स्टैटिक घर्षण से छोटा होता है। चलिए परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ये परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आर्द्रता। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण, यानी किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा इनमें से कौन सी होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं गति ऊर्जा, यानी गति के कारण होने वाली ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या होती है? तो जो आयाम है इसकी इकाई मीटर होती है, आयाम की मात्रक मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विकिरण की मापने के लिए दोस्तों ये गाइगर काउंटर का उपयोग करते हैं, गाइगर काउंटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं, यानी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं। किस वोल्टेज सेल, यानी किसे वोल्टेज सेल कहते हैं? तो दोस्तों किसे वोल्टेज सेल कहेंगे? तो ये गैल्वेनिक सेल को वोल्टेज सेल कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसे संवेग कहते हैं। ऑप्शन सी संवेग हो जाएगा। चलिए एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो एकल आवृत्ति की ध्वनि ये सुर कहलाती है। ऑप्शन बी एकल आवृत्ति की ध्वनि सुर कहलाती है। चलिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों आवेग या संवेग कहते हैं, आवेग या संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? यानी वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को अवरोध उत्पन्न करता है? तो ये प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध जो है ये अवरोध उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा विद्युत चुंबक प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये विद्युत जनित्र जो है ये विद्युत चुंबक के प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किसी प्रकाशीय उपकरण का निर्माण, यानी किसी प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के, यानी उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये निकोल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और बादल, यानी पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण क्या है? तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया का कारण क्या है? तो ये आकाशीय विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आकाशीय विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? जब सिक्के को पानी के अंदर डालते हैं तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन कारण। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। तो जलवाष्प की जो मात्रा है दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो ये आर्द्रता कहलाती है। वह जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तक सूचकांक क्या है? जल का जो अपवर्तक सूचकांक है 1.33 है। परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? यानी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? तो ये एक समान होता है। ऑप्शन सी एक समान होता है। दर्पण सूत्र बताइए। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण का सूत्र होता है। ये कहाँ पे है? देखिए प्लस वाला दर्पण का सूत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को जब तोड़िएगा तो इस प्रकार आएगा, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U को तोड़िएगा तो इस प्रकार आएगा। ठीक है। बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, यानी बर्फ का संलयन, यानी फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा। जब बर्फ की संलयन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आंखों में दृष्टि पटल पर आंख के पीछे बनने वाली किसी आवृत्ति का निर्माण होती है? यानी मानव आंख में दृष्टि पटल पर आंखों के पीछे बनने वाले किसी आकृति का निर्माण होता है।
तो किसी आकृति का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये रेटिना द्वारा होता है। ऑप्शन सी रेटिना के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के विसरण के कारण, यानी प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों की बैंड को कहते हैं। तो प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों की बैंड को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक लेंस के दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है। एक लेंस के दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण होती है, तो ये अविचल उभरती है, अविचल उभरती है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्टियां जैसे कि अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उच्च तापमान मापने के लिए ये पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करती है? यानी वर्णक्रम के 2 रंग इनके सिरों का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बैंगनी और लाल, यानी ऊपर में लाल होता है और नीचे में बैंगनी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, प्रतिरोध कैसा है मात्रक? तो ओम होता है। ऑप्शन सी ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो जो माइक्रोफोन है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ध्वनि को विद्युत हो जाएगा। चलिए, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों ये डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा संतुलन क्या है? जो ऊष्मा संतुलन है ये क्या है? तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। पृथ्वी के द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन होता है ऊष्मा संतुलन। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि डैश के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंपों का अध्ययन ये सिस्मोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी हो जाएगा। किसी अन्य कमरों में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के किस कारण सुनाई पड़ती है? तो ये हमें ध्वनि तरंग के विवर्तन कारण, ध्वनि तरंग के विवर्तन कारण सुनाई पड़ती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है। तो एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक जो होता है ये उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा जो है वो संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण दिशा को संरक्षित करता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है ये आपेक्षिक आर्द्रता मापता है, आर्द्रता हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम यानी विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है ये लाल रंग है। सबसे कम लाल रंग विचलित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बैलेंस का एक उपकरण है, यानी स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की डैश मापने के लिए करते हैं। तो ये भार, यानी स्प्रिंग मापन से भार मापते हैं, जो कि आजकल जो गैस सिलेंडर जो है मापा जाता है। स्प्रिंग इस प्रकार रहता है और यहाँ पे गैस सिलेंडर को लटका दिया जाता है, तो यहाँ पे भार जो है वो मापा जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो यांत्रिक विद्युत में बदलने वाला जो उपकरण है ये डायनमो है। ऑप्शन सी डायनमो हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राशि जो है वो सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों ये शक्ति एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है। बाकी त्वरण, बल, आघूर्ण, विस्थापन ये सभी सदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। एक्सरे का जो खोज किया था किसने? तो एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किया था। डब्ल्यू रोएंटजन ने एक्सरे का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन इसको कराए सूत्र में देने के लिए तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो प्राथमिक तरंग सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। तो कार्य का कौन सा इकाई नहीं है? कार्य का कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है?
तो कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे स्क्वायर होगा तब जाके होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये कार्य का SI मात्रक नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, किन भूकंप तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक्स तरंग में, एक्स तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं, तो ये दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोजल यानी अंधोजल वस्तुएं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये सोनार कहते हैं, ऑप्शन ए सोनार कहते हैं। चलिए इनमें किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं? तो आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहते हैं, और ऑप्शन ए गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइनिंग, हवाई जहाज़ के पंखों का डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, यानी कौन सा उपकरण, यानी कौन सा विद्युत उपकरण जो है ये जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज ये तापन नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन ये भी तापन नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक केटिल, यानी इलेक्ट्रिक केटिल जो है ये भी तापन प्रभाव पर आधारित है। और लास्ट है विद्युत प्लग और स्विच, दोस्तों ये स्विच का काम तापन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा, ये तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्रकाश के परिकिरण का एक उदाहरण है, यानी प्रकाश के परिकिरण का कौन एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आकाश का नीला, ये प्रकाश के परिकिरण का एक उदाहरण है। नीला जो होता है, आकाश का रंग नीला, ये प्रकाश के परिकिरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में डैश के बराबर होता है, तो एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2 होता है। चलिए कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है, यानी कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आर्मेचर का जो भाग हो जाएगा दोस्तों ये मृदु लोहा कोर और कुंडली, मृदु लोहा कोर और कुंडली जो है ये विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों जो है वो विद्युत आर्मेचर का कोर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबक क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशा को निरूपित करता है। तो अंगूठा और तर्जनी पूछा है, तो अंगूठा और तर्जनी जो है किस दिशा को निरूपित करता है? तो अंगूठा बल को और तर्जनी जो है चुंबक क्षेत्र को दिशा निरूपित करता है, यानी अंगूठा बल और जो चुंबक क्षेत्र है, यानी अंगूठा बल को और तर्जनी जो है ये चुंबक क्षेत्र को निरूपित करता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा कि आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? आपतित किरण और निर्गत किरण को किसके द्वारा दर्शाया गया है? यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, तो आपतित किरण ए बी हो जाएगा और निर्गत किरण सी डी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी डी। चलिए एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस के द्वारा जो है आवर्धन, यानी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा? लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा? देखिए आवर्धन बराबर होता है v/u, v/u होता है। और यहाँ पे देखिए v का मान कितना दिया गया है, यानी v जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी और u वास्तविक दूरी होता है, तो v 30 सेंटीमीटर है और u जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 6 30, 5 6 25, यानी 6/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करा कि वास्तविक और उल्टा, जब भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर -6/5 हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जो हो जाएगा दोस्तों ये R/2 हो जाएगा।
यानी जब किसी प्रतिरोध को काटते हैं 20 से तो इसका प्रतिरोध भी आधे हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 4 प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया गया है और इसमें करा विभव ज्ञात करने के लिए चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में दिया गया है तो दोनों प्रतिरोध जुट जाएगा, यानी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर 1/R, यानी R बराबर होता है R1 + R2। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। ये जो है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था 1/R1 + R2। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि बताइए विभव क्या हो जाएगा। विभव हमसे पूछा है तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। यहाँ पे विभव 5 वोल्ट दिया गया है, यानी विभव 5 है और अभी R निकाले हैं 10, तो 5/10 बराबर 1 हो जाएगा, यानी I हो जाएगा। ये I है तो I बराबर जो है 1/2 जो है एम्पियर निकला है। यहाँ से हम लोग I का मान यानी विद्युत धारा का मान वो ½ एम्पियर निकाले हैं। अब हम लोग विभव निकालेंगे तो I का मान जो है ½ एम्पियर 0.5 एम्पियर हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमसे पूछा है कि विभव निकालने के लिए फिर से करा कि विभव निकालिए 4 ओम के प्रतिरोध पर, यानी इस पर जो है विभव निकालने के लिए कह रहा है। तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। V का मान 5 है, V का मान पूछ रहा है, यानी V का मान पूछ रहा है। I का मान हम लोग निकाले हैं 0.5 एम्पियर और R पूछा है। देखिए R करा कि यानी R का मान 4 ओम पर करा विभव निकालने के लिए, यानी जो 4 ओम प्रतिरोध है इसी पर करा विभव निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे, यानी R का मान 4 लेंगे और I का मान 0.5 लेंगे जो कि भी निकाले थे। तो यहाँ से हम लोग 5 को 20 यानी 20/10 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। इसका आंसर आएगा 2 वोल्ट, यानी ऑप्शन इसका आएगा 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होती है। तो f के पदों में ये किसके बराबर होती है, तो ये 2f के बराबर होती है, यानी f बराबर R/2 होता है। और जो फोकस दूरी है यहाँ पे R पूछा है तो R बराबर 2f हो जाएगा, R बराबर ये 2f हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए किसी प्रतिरोध यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है दोस्तों ये तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस नियम का उपयोग करते हैं, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यानी इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पे बनेगा। देखिए यहाँ पे एफ का मान जो है यानी फोकस का मान जो है 2 मीटर दिया गया है और प्रतिबिंब जो है 3 मीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब जो है ये -3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमसे पूछा है V का मान, यानी उसका प्रतिबिंब पूछा है। तो 1/V बराबर 1/F बराबर होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U। यहाँ से आप लोग जो है V का मान निकाल लीजिएगा। हम लोग जो है 2 का मान यानी F का मान दे दिए हैं, U का मान दे दिए हैं और यहाँ से आप लोग V का मान निकालिएगा। तो V का मान आएगा यानी 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी विद्युत ऊर्जा को वाणिज्य ऊर्जा इकाई है, यानी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है। दोस्तों ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, जो कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्थिति संभव है, यानी कौन सा जो स्थिति है वो संभव है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबक बल रेखाएं संकेंद्रीय विद्युत हो सकती है, यानी चुंबक बल रेखाएं जो है वो संकेंद्रीय विद्युत हो सकती है। ये स्थितियाँ जो है वो संभव है, यानी ये कथन सही है। और इसमें और भी कथन दिया गया है, देखिए इसमें ए भी कथन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों कथन सही है।
यानी इसमें जो है ए और बी दोनों कथन सही हो जाएगा। अच्छा, प्रथम कथन है कि चुंबक बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती है, ये भी सही है। और चुंबक बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त हो सकती है, ये भी सही है। इस हिसाब से जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, ये 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल माना जाता है, यानी कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल माना जाता है। तो दोस्तों ये चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर माना जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाशित उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है तो y एक डैश है, तो y जो है एक या तो उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा। यानी अगर फोकस दूरी धनात्मक है या तो वो उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, तो ये v/u होता है, v/u होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है या कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है, यानी किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। धारा बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वो है। तो धारा बढ़ाने के लिए जो है ये दोनों विधि का उपयोग करेंगे, यानी एक और दो ये दोनों विधि का उपयोग करेंगे। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे और चुंबक की गति में वृद्धि करेंगे। कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि करेंगे और चुंबक की गति में वृद्धि करेंगे, तो ये जो है इसकी जो परिमाण है, ये धारा का जो परिमाण है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधी और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी गोलीय दर्पण के बारे में जो सही कथन है कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी सही है। यानी बी और सी कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रभाव वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की डैश के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किसके बराबर होती है, तो ये 6 गुने के बराबर होती है। ऑप्शन डी 6 गुने के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि दोस्तों, इसका कारण है कि क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, यानी वायुमंडल की जो भौतिक स्थितियां हैं वो बदलती रहती है। चलिए चुंबक क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है करा कि चुंबक क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण किस नियम से करते हैं। तो बल का निर्धारण यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो है वो उपयोग करता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो लेंस की क्षमता -2d हो जाएगा। यानी अपसारी जो लेंस होता है इसका जो क्षमता हो जाएगा वो -2d हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्षैतिज सीधी तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखी जाने पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या हो जाएगी। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो है ये तार के लंबवत तल में वर्मावत होगी। तार के लंबवत तल में वर्मावत होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्रकाश के विस्तृत
स्रोत के रूप में कार्य करता है, प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है, यानी कौन सा उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो किलोवाट, किलोवाट उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है। चलिए, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होता है, यानी तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु किस पदार्थ का उपयोग जो है अनिवार्य रूप से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी किस पदार्थ का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है, तो ये उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता, यानी जो टंगस्टन होता है उसमें उच्च गलनांक और उच्च यानी प्रतिरोधकता होती है, जिस पर अधिक जो है वो तापन सहन कर सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, यानी कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2 है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जबकि एक ऑप्शन है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। और एक ऑप्शन था वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी ये दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि धारा बताइए, यानी प्रभावित धारा बताइए। यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा बताइए। तो ये दोनों जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिरोध जुट जाएगा, तो प्रतिरोध टोटल हो जाएगा यानी 4 3 7। और यहाँ पे वोल्ट भी दिया गया है, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया है, यानी V बराबर IR होता है, IR, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे V का मान 5 वोल्ट है और I का मान जो है निकालना है, R का मान अभी निकाले थे 7, यानी 5/7, ये I बराबर 5/7 हो जाएगा, ठीक है। I का मान बराबर यहाँ से 5/7 निकाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका आंसर देखेंगे कि I का मान कितना हो रहा है, तो 5/7 एम्पियर, 5/7 एम्पियर कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है 5/7 एम्पियर। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक यानी यदि किसी चालक के टर्मिनल के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध बताइए। चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी V बराबर IR पे इसको बैठाना है, ठीक है। वोल्ट 5 है और यहाँ पे देखिए I हमसे पूछा है प्रतिरोध और I का मान दिया गया है, तो I का मान 2.5 जो है मिली है, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो एम्पियर में आ जाएगा और यहाँ से हम लोग एम्पियर निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, धारा निकालेंगे, यहाँ से हम लोग धारा निकालेंगे, एम्पियर का मान ये टोटल हो जाएगा, यानी 2.5/1000, 2.5/1000 हो जाएगा। जब यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो इसका मान आएगा R बराबर 2000, यानी जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर 2000 आएगा, 2000 ओम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2 फोकस की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये m बराबर -1 के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए पारदर्शिता माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा। तो उसी माध्यम में प्रकाश चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पारदर्शिता
दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल एक में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम बी की सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक जो है वो किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1.125 के बराबर होगा, 1.125 के बराबर होगा। नेक्स्ट है हाँ, एक 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु की तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है और वृत्त के दो व्यास सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका तुल्य जो प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो ये 25 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी 25 ओम हो जाएगा। चलिए, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो जो वस्तु होगी दोस्तों ये एफ और यानी वस्तु केंद्र यानी वक्रता केंद्र पर निर्मित होगी। वस्तु जो है ये वक्रता केंद्र पर निर्मित होगी। चलिए, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। कह रहा है कि विद्युत धारा के विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव लेता है और इसमें विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है। परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। इनमें से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? यानी किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो बल्ब नहीं जलेगा? तो ऑक्टेन, अगर ऑक्टेन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्टेन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी n/1 हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत चुंबक प्रेरणा कहते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी दाएं हाथ के अंगूठा का नियम। दाएं हाथ के अंगूठा के नियम के द्वारा जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा को आप उपयोग करके निर्धारित कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट चित्र में दिए गए यानी चित्र में जो दिया गया है, चलिए, करा कि चित्र में दिए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? यानी कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो ये हो जाएगा यानी तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर जो है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका देखिए, विद्युत गीजर जो है ये तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, सिर्फ तापदीप्त लैंप ही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तापदीप्त लैंप जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सी नंबर है कि 1 और 2 ये दोनों कथन सही है डीसी के बारे में कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रभाव को उलटना है, यानी विभक्त वलय का काम जो है वो धारा प्रभाव को उलटना है, ये बिल्कुल सही है। चुंबक क्षेत्र के समांतर संरक्षित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 5 डी क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इसका यानी इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इस संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो दर्पण की जो फोकस दूरी होगी दोस्तों ये क्या हो जाएगी? तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। तो जो विचलन कोण होता है ये किसके बीच का कोण होता है? तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होती है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? तो वस्तु की दूरी दोस्तों ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नीचे दिया गया है, यानी कह रहा है कि कुल धारा की गणना कीजिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों जुट जाएगा और यहाँ से धारा निकालिएगा। तो V बराबर IR, V का मान 4 वोल्ट है और R जो निकलेगा 4 एम्पियर, यहाँ से निकालेंगे तो 4 4 कट जाएगा तो 1 एम्पियर, यानी यहाँ से 1 एम्पियर निकलेगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो प्रतिबिंब का दूरी निकलेगा वो 4.5 मीटर निकलेगा, 4.5 मीटर। चलिए एक गोलीय दर्पण एक किरणपुंज को मुख्य अक्ष से पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है, दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दोस्तों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी केवल एक सही है, यानी केवल एक सही है कि प्रयुक्त दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण होगा, जो अवतल दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब यह हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम कुंडली में चुंबक की गति को बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, यानी चुंबक की गति बढ़ाने से विभवांतर जो है बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया जाता है, तो उपकरण में संयोजित फ्यूज तार का न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी? तो इसका जो न्यूनतम रेटिंग होगी वो 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, विभवांतर का SI मात्रक का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो अन्य तार का प्रतिरोध 9R के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किसी स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये F और 2F के बीच, F के बीच रखेंगे, यानी जब इसको F के बीच रखेंगे तो वस्तु उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी F पर रखने पर जो है वस्तु छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आवर्धन जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/3 हो जाएगा। चलिए डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी विद्युत चुंबक प्रेरणा, यानी डायनेमो में जो विद्युत धारा है ये विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, यानी 246 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, यानी कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बिजली का आयरन जो है घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है देखिए, जब प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? तो ये 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ये भी V बराबर IR के फॉर्मूला पे इसको बैठाना है,
तो इसका आंसर यानी 2.5 एम्पियर हो जाएगा। चलिए, किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरण के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? तो ये निक्रोम यानी नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम का उपयोग जो है विद्युत ताप उपकरण में ताप तत्वों को बनाने में उपयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो जो बड़े आकार दिखाई देता है पानी में, इसका कारण होता है दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन कारण। यानी प्रकाश के अपवर्तन कारण जो है वो नींबू आपको बड़ा जो है वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आपको 251 से 501 तक यानी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। इसमें भी 250 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं ये वीडियो जल्द आए तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF लेके रिवीजन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और रामबाण का जो जीके का आया था वो उसका भी संपूर्ण सॉल्यूशन आपको अपलोड है, वो जाके आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।